बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये हमारे पूर्व श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक प्रखर, प्रबल और एक निर्णायक नेतृत्व के रूप में इस देश को उन्होंने नेतृत्व दिया। लेकिन एक सरकारी कर्मचारियों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ योजनाएं, विशेष रूप से पुरानी पेंशन को बंद करना एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे कि आज भी दुखी है, परेशान है एक सरकारी कर्मचारी। और उसी से जुड़े हुए आज मेरे साथ मेहमान हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं गुफ्तगू विद रशल में। सर का नाम देशराज सिंह है और ये बहराइच अटेवा के प्रवक्ता पद पर इस समय उस पद की शोभा बढ़ा रहे हैं और पुरानी पेंशन के आंदोलन को लगातार धार देने के लिए, लगातार उसमें लोगों को जोड़ने के लिए और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एक कर्मचारी को पुरानी पेंशन की आवश्यकता क्यों है? कर्मचारी पुरानी पेंशन सबसे बड़ी ज़रूरत इसलिए है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो पुरानी पेंशन जीवन का एक सबसे बड़ा आधार है। आप देखिए कि आज से बहुत वर्षों पहले जो लोग सेवा में होते थे, सरकारी नौकरियों में होते थे, उनको पुरानी पेंशन दी जाती थी। एकाएक सरकार ने 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी। तो पेंशन बंद होने के बाद लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, इस मुद्दे पर हमें सोचना होगा। आप तुलनात्मक अध्ययन करिए कि आज से कुछ वर्षों पहले जैसे उदारीकरण का जो काल था, उन वर्षों में 13 वर्षों में देखिए तो सरकार अगर ये अध्ययन करे, ये कैलकुलेशन निकाले कि उस समय लोगों की जो धारणाएं थी, लोगों का जो सोचने का रवैया था, काम करने का नज़रिया था, वो कैसा था, और वर्तमान में 2004 के बाद और आज तक जो आज के 13 वर्ष हैं, इसमें सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनका नज़रिया कैसा बदला है। भ्रष्टाचार का जो स्तर है किस तरह से बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये एक कारण बन सकता है, या हो सकता है इसको सोचा जाए तो ये कारण बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में अगर पेंशन हमें नहीं मिलेगी तो एक चिंता का विषय कर्मचारी सोचता है कि हम किस तरह से अपना आने वाला समय कैसे गुजारेंगे, जीवन यापन कैसे होगा, और उन्हीं चिंताओं को लेकर वो किसी तरह का भ्रष्टाचार में लिप्तता या इस तरह के। कहने का मतलब ये जो मैं समझ पा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया है और एक कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो अपने भविष्य को लेकर के आशंकित है कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरा जीवन कैसे चलेगा। बिल्कुल। इसलिए सेवा काल में वो अधिक से अधिक सेव और विभिन्न माध्यमों से वो पैसा कमाना। बिल्कुल। तो सर, ये सवाल और भी हम पूछते हैं कि एक आम जनता है, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे मजदूर हो, वो भी तो जीवन देश के लिए, अपनी जीविका के लिए लगातार प्रयास करता है, मेहनत करता है, उसे सरकार पेंशन नहीं देती है। तो एक सरकारी कर्मचारी जिसकी अच्छी खासी तनख्वाह होती है, उन्हें क्यों पेंशन दी जाए? पेंशन देखिए, एक आम आदमी और एक सरकारी कर्मचारी दोनों में एक छोटा सा अंतर अगर देखा जाए तो ये हम ये कह सकते हैं कि सरकार का जो भी एक अंग है, ये विभाग सारे अंग हैं सरकार के, अगर सरकार के अंग काम करना बंद कर दें या वो शिथिल हो जाएं या उनमें ईमानदारी न रह जाए, उनमें वो निष्ठा न रह जाए कार्य के प्रति, तो फिर सरकार प्रभावित होगी, सरकार का एक सिस्टम प्रभावित होगा। तो इसके लिए कर्मचारियों के बारे में सोचना सरकार का सबसे पहला दायित्व है। सरकार किसानों के बारे में सोचे, अन्य लोगों के बारे में सोचे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बारे में, कर्मचारियों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि उसका कर्मचारी अगर पीड़ित है, परेशान है किसी विषय को लेकर, चाहे वो पेंशन हो या अन्य फैसिलिटीज़ हों, अगर वो उसको नहीं मिल रही तो उसके काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। और उससे कहेंगे देश की विकास और देश में जो सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। सर, एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपका संगठन अटेवा जो लगातार इस काम में लगा हुआ है, प्रयास रख रहा है, जिसका मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन ही है। विजय बंधु जी
इस प्रकार से लगातार कार्य करते हैं। मैं चाहूँगा आप अपने संगठन के बारे में लोगों को बताएं कि कब से यह कार्य कर रहा है। ये संगठन जैसे 2004 में पेंशन की समाप्ति हुई, उसके बाद एक लंबा गैप रहा कि संगठनों ने पेंशन बहाली की बात नहीं की। किसी भी संगठन ने पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई ना तो लड़ी, ना तो उसके लिए कोई संघर्ष किया। उस बीच में एक लंबा एक समूह तैयार हुआ जो पेंशन विहीन था। कई लाखों में ऐसे कर्मचारी हुए जो शिक्षक हैं, अन्य विभागों में कई लोग हैं, जो नई नियुक्तियां हुई वो लोग आए, उनको पेंशन विहीन कर दिया गया। जब वो पेंशन विहीन हुए तो उनमें एक विचार आया कि हमें पेंशन का आंदोलन करना चाहिए। तो उन्हीं लोगों में एक विजय बंधु जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पेंशन मंच के, तो उन्होंने ये विचार लोगों के बीच रखा कि हमें अपने आंदोलन को गति देना चाहिए, पेंशन की लड़ाई लड़नी चाहिए। और इस आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने एक अटेवा, ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक संगठन बनाया, जो 2015 के लास्ट में लगभग दिसंबर-नवंबर में बना और इसने काम करना शुरू किया। तो इस तरह से इसने संगठन ने काम करना अपना शुरू किया और धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल। अटेवा 5 साल 2020 दिसंबर तक उसने 5 साल का अपना काम लगभग पूरा कर चुका है। तो आप वह कौन सी मोटी या फिर उपलब्धियां बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को या फिर हमारे व्यूवर्स को, जिसके आधार पे आप कह सकें कि अटेवा ने कुछ उपलब्धियां हासिल की और पेंशन की दिशा में हमारा आंदोलन गतिमान है? यदि हम गहराई से देखें तो हमारे मुख्य बिंदु जो निकल कर आते हैं कि हमने पेंशन की लड़ाई में क्या पाया, वही। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक डेथ ग्रेच्युटी थी, जैसे मरने पर जो एक सहायता राशि थी, और पारिवारिक सहायता राशि, पारिवारिक पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी पहले जैसे नहीं दी जाती थी। लेकिन अटेवा ने जब संघर्ष किया तो सबसे पहली उपलब्धि हमें ये मिली कि डेथ ग्रेच्युटी मिलने लगी और पारिवारिक पेंशन मिली हमको। दूसरी चीज़, जैसे हमने डेथ ग्रेच्युटी का मतलब मृतक आश्रितों को नौकरियाँ। जी, डेथ ग्रेच्युटी मतलब उनको सहायता राशि, मृतक आश्रित के परिवार को एक सहायता राशि, एक अमाउंट दिया गया। और उसके साथ में जैसे जो 60% अमाउंट था वो टैक्स हमको पे करना पड़ता था। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता तो 60% अमाउंट का जो उसको मिलता रिटायरमेंट पे, तो उस पैसे पर उसको टैक्स देना पड़ता सरकार को। तो इस आंदोलन से ये मिला कि हमको उस पर टैक्स अब नहीं देना है। तीसरी उपलब्धि ये रही कि जो आंदोलन हमने किया उसमें हमको ये मिला कि जो 10 से 14% की वृद्धि हुई। जैसे पहले 10% सरकार का शेयर होता था, 10% एक कर्मचारी का होता था, एम्प्लॉय का होता था। लेकिन जब संघर्ष अटेवा का हुआ, इन 5 वर्षों का अनवरत संघर्ष चला, उस संघर्ष में हमको ये मिला कि हमें 10 से 14% सरकार की सहयोग राशि हमको मिलती है, 10% कर्मचारी देता है, और इस तरह से ये उपलब्धि 4% की वृद्धि होती है। जी। अच्छा सर, ये बात हमें बताएं कि आप आने वाले वर्षों में इस आंदोलन को किस दिशा में जाता हुआ पा रहे हैं? क्या आपको पूर्णतः विश्वास है कि एक आम कर्मचारी यदि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा तो उसे पेंशन, पुरानी पेंशन, जिसका सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, आंदोलन में बड़ी ताकत होती है। कोई भी आंदोलन रहा हो, आप इतिहास ले लीजिए, उठाइए और आप अध्ययन करिए कि कोई भी आंदोलन, चाहे वो किसानों का रहा हो, किसी भी वर्ग का रहा हो, यदि आंदोलन अनवरत चला है, जीवंत रहा, और उसमें यदि ईमानदारी रही है, निष्ठा रही है, तो सरकारों को उसने प्रभावित किया है, समाज को प्रभावित किया। लोगों ने उसके बारे में सोचा कि इस पर क्या होना चाहिए। तो हम भी लोग ये मानते हैं कि अगर हम आंदोलन करेंगे, ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो आने वाले वर्षों में सरकार को ये सोचना होगा कि हमें पेंशन देनी चाहिए, इन लोगों को हमें पुरानी पेंशन से जोड़ना चाहिए। हाँ, और इसके लिए हमारी कुछ योजनाएं भी हैं आगे के लिए। मैं चाहूँगा कि आप अपनी योजनाओं की, जो वार्षिक योजनाएं हों या द्विवार्षिक योजनाएं, जो भी अटेवा की योजनाएं हैं, उससे हमारे दर्शक भी जुड़े। यदि वह पेंशन के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं देशराज जी से निवेदन करूँगा कि अपनी योजनाओं को हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। बिल्कुल। जैसे आने वाले वर्षों में आपने देखा होगा कि विगत वर्ष में एक दुखद काल रहा, एक भयावह काल रहा। कोरोना काल ने वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रभावित किया, और इस बीमारी से, महामारी से हमारे संगठन को भी बहुत नुकसान हुआ। हमारे आंदोलन को एक ठहराव की तरफ जाना पड़ा,
और हम उस तरह से सक्रिय नहीं रह पाए जिस तरह से हमको रहना चाहिए था। लेकिन आने वाले वर्ष में हम ये तय कर चुके हैं कि हमको उसकी भरपाई करनी है और किस तरह से हमें लोगों के बीच जाना है, अपनी बात रखनी है और लोगों को जोड़ना है, एक आंदोलन को गति देनी। तो उसके लिए जैसे अभी विगत दिनों में हमने 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस पर हमने श्रद्धांजलि और एक शांति मार्च निकाला, उसको हमने संपन्न किया। आने वाले टाइम में हम 20 फरवरी को एनपीएस व निजीकरण के विरोध में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने वाले हैं और उसके आगे 23 मार्च को हम शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर निजीकरण बंद करने के लिए ट्विटर पर एक अभियान चलाने जा रहे हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल को हम काला दिवस मनाएंगे कि जो PFRDA एक्ट है उसकी प्रतियां जलाकर हम एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ 1 मई को निजीकरण के विरोध में मजदूर दिवस, हाँ 1 मई को मजदूर दिवस है, उस दिन हम निजीकरण के विरोध में जिलाधिकारी की महोदय के माध्यम से हम PM को और CM को अपना ज्ञापन भेजेंगे। और उसके साथ में हम 23 मई को लखनऊ में एक अटेवा पदाधिकारियों की एक बैठक होगी जिसमें जैसे राजनीतिक दलों को बुलाया जाएगा और एक संवाद का कार्यक्रम होगा कि उनसे हमारा संवाद होगा, हम अपनी बातें रखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, हम अपने आंदोलन के बारे में बताएंगे, पेंशन बहाली की बात करेंगे हम उनसे। और उसके बाद जुलाई में हमारा सघन जनसंपर्क चलेगा, हम कर्मचारियों के बीच में जाएंगे सभी विभागों में और लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से आंदोलन को आगे जोड़ना है, लोगों को, उन लोगों को भी उस गति में, उस संघर्ष में साथ लेना है। और 9 अगस्त को हमको एनपीएस और निजीकरण के विरोध में लखनऊ में एक विशाल मानव श्रृंखला बनानी है। मानव श्रृंखला के माध्यम से हम निजीकरण और जो एनपीएस है इसके विरोध में हम एक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध करेंगे, लोगों को जोड़कर। तो इस तरह से हम आंदोलन को गति दे रहे हैं। जब बार बार एक बातें आती हैं सामने, पुरानी पेंशन नई पेंशन, जिसे नेशनल पेंशन प्लान कहा जाता है, हालांकि एनपीएस को न्यू पेंशन प्लान भी कुछ लोग कहते हैं। तो आखिर समस्या क्या है? पुरानी पेंशन नई पेंशन में वह क्या विभेद है, वह क्या अंतर है जिसके कारण आप पुरानी पेंशन पे ही जोर दे रहे हैं, नई पेंशन आपको पसंद नहीं आ रही है? जैसे एनपीएस जो है टोटली अगर देखा जाए, एनपीएस और तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए ओपीएस और एनपीएस का, तो एक जो बड़ी बात निकल कर आती है कि एनपीएस जो है एक शेयर मार्केट बेस्ड एक सिस्टम है, एक सरकार का जो कार्यक्रम है, जो एक नीति है, वो शेयर मार्केट बेस्ड है। और आप सभी जानते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पूरे देश में लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में जो चीज़ लगाई जाती है उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि वो कल क्या हो। दुनिया का अगर कोई महामारी का अभी दौर चल रहा था, सारी शेयर मार्केट डाउन हो गई, इस तरह का अगर कोई भगवान ना करे, 20 साल के एवरेज पे आती ही रहती जी, भगवान ना करे इस तरह का कोई दोबारा ऐसा कुछ दुखद काल आए, तो अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो एनपीएस जो शेयर मार्केट में पैसा जाएगा, उस पैसे को किस तरह से सरकार रिटर्न करेगी, ये एक सोचनीय विषय है। पारदर्शिता नहीं है कि जो आपका जो 10% कट रहा है, जो 14% सरकार ऐड कर रही है, वो जिस जगह पे लगा रही, निवेश कर रही है, वहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है, वो रिटर्न को लेकर के भी श्योरिटी नहीं है कि कितना रिटर्न आएगा। जी जी जी, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और अगर ये कर्मचारी जो पूरे जीवन भर नौकरी कर रहा है, 30 साल 35 साल, और रिटायरमेंट में खुदा न खास्ता दुर्भाग्यवश शेयर मार्केट नीचे चला गया, तो कहीं कहीं उसकी कमाई डूब जाएगी। और एक और आशंका लोगों के अंदर में रहती है, जो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि तरह तरह घोटाले होते रहते हैं। नीरव मोदी का हुआ या किस तरीके, मान लीजिए किसी ऐसी कंपनी में सरकार ने पैसा निवेश किया, उसका घोटाला हो गया, फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार? बिल्कुल बिल्कुल, सरकारों को इस चीज़ पर, इन मुद्दों पर सोचना है और इसको अगर सोचेंगे तभी कुछ सुधार हो सकता है। और एनपीएस, इसीलिए हम एनपीएस का विरोध करते हैं, एनपीएस के खिलाफत करते हैं कि एनपीएस में बहुत सारी कमियां हैं। एक तो ये मुद्दा हो ही गया, साथ में एनपीएस जो है उसमें जो एक शेयर है कि कर्मचारी इतना शेयर करेगा और इतना गवर्नमेंट करेगी, तो ये शेयर जो है कुछ अभी निश्चित नहीं है कि ये शेयर कितना मतलब लाभकारी है। तो इस पर भी जैसे बातें चल रही हैं कि इस शेयर को, जो कर्मचारी का शेयर है वो कम होना चाहिए, सरकार को और बढ़ाकर शेयर करना चाहिए। तो अभी इन मुद्दों पर भी चर्चाएं चल रही हैं।
पहले ऐसा नहीं था पुरानी पेंशन में जैसे। अच्छा, आप लोग ये संवाद स्थापित करना चाहते हैं राजनीतिक दलों से, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग जुलाई में एक सघन संपर्क स्थापित करेंगे और उसी दौरान आप सरकार से संवाद के लिए विभिन्न मंचों पर उनसे मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकारों का आपसे जुड़ना या किसी भी राजनीतिक दल का आपसे जुड़ना कितना प्रभावी होगा पुरानी पेंशन को बहाली की दिशा में? देखिए, एक सिस्टम में अगर कोई भी अपना जैसे आवाज़ उठानी है, आपको आंदोलन को मजबूत करना है, तो हमें एक माध्यम की ज़रूरत होती है। तो राजनीतिक दल जो है हमारा एक माध्यम है अपनी बात को रखने का। तो यदि हम राजनीतिक दलों के सामने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो जो सत्ता में आने वाले लोग हैं वो हमारी बात को सरकार तक मजबूती से रखेंगे और वो अगर हमारी बात को समझेंगे तो वो उसको। कहने का मतलब जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस की वादा किया था जी, तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब सरकारों को ये सोचना होगा, यदि हम अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, उनके साथ अपनी बात रखेंगे, तो उनकी बात हम सुनेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे, इस पर विचार होगा। अच्छा, अटेवा की मांग बराबर रहती है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं जी, वो चाहे एक दिन के लिए हो और चाहे वो 5 साल के लिए हो, उनको वो सारी सुविधाएं मिल दी जाती हैं जो ओपीएस में प्राप्त होती हैं। तो इस विषय में मैं चाहूँगा अपने वक्तव्य दें, क्यों आप जनप्रतिनिधियों को लेकर के इसकी शिकायत करते हैं? जनप्रतिनिधि जैसे ये बात है कि सरकारी एक जो राजनेता होता है वो एक दिन के लिए बना, और सांसद हुआ, विधायक हुआ, तो उसको पूरे जीवन पुरानी पेंशन दी जाती है। और एक कर्मचारी जिसने उसी तरह काम किया, उसने तो पूरा जीवन खपा दिया। उसने जब से उसका चयन हुआ और रिटायरमेंट तक उसने पूरा अपना बहुमूल्य समय, अपनी सेवा, पूरी सेवा निष्ठा सरकार को दिया, सरकारी विभाग को दिया। अंत में उसे अगर यदि पेंशन ना दी जाए, पुरानी पेंशन से ना जोड़ा जाए, तो एक जो भेद का जो एक अंतर है, ये कुछ सोचने का विषय है। भाई, एक देश है तो एक नीति होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक देश एक संविधान की बात करते हैं, एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, एक देश एक बाजार की बात करते हैं जी। तो एक देश एक पेंशन भी होनी चाहिए। इस तरह का जो भेद है ये मिटना चाहिए। मैं चाहूँगा कि सर, एक वर्सटाइल व्यक्ति हैं, इनकी दखल काव्य साहित्य में भी बहुत बेहतर है। इनकी कविताएं और कहानियां बराबर पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा इंटरव्यू समाप्त होने से पहले सर कुछ अवधी भाषा की कविताएं हमारे दर्शकों तक प्रेषित करें, जिससे कि वह कविता के माध्यम से आपसे जुड़ सकें। जी बिल्कुल। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में अभी एक त्रासदी से गुजर रहा उत्तराखंड, और जो हिमस्खलन हुआ अभी वहाँ ग्लेशियर पिघले, तो उसका जो एक नुकसान हुआ, उसी पर एक जैसे पर्यावरण को लेकर, ग्लेशियर को लेकर, इनको लेकर एक चिंतनीय विषय पर एक अवधि में हमने कविता लिखी कि देखो सब कुछ बिगड़ गवा। तो बिरजू भैया देखो सब कुछ बिगड़ गवा, और आस पास माँ जौन रहा सब उजर गवा, आस पास माँ जौन रहा सब उजर गवा। और काकी के मढ़हा के याद सतावत है, काकी लागत आजो बैठ बुलावत है, काकी लागत आजो बैठ बुलावत हैं। और गढ़हा गढ़ी ताल तलैया पटिगे हैं, और बाग बगीचा जंगल देखो कटिगे हैं, बाग बगीचा जंगल देखो कटिगे हैं। और कुइयक पानी खुली हवा खतरीली भय, कुइयक पानी खुली हवा जहरीली भय। और पॉलीथीन धरतिक ताई खतरीली भय, पॉलीथीन धरतिक ताई खतरीली भय। खाद पांस ना खेते में को उडारत है, एक दवाई सीसी पानी में घुआरत है, एक दवाई सीसी पानी में घुआरत है। और फसल खेत में सबके ज़्यादा आवत है, पीढ़ी या जहरीला अन्न उगावत है, पीढ़ी या जहरीला अन्न उगावत है। नीक जमाना जौन रहा सब गुजर गवा, नीक जमाना जौन रहा सब गुजर गवा। बिरजू भैया देखो सब कुछ बिगड़ गवा, आस पास माँ जौन रहा सब उजर गवा। फिर आगे की पंक्तियाँ हैं कि हरहा गोरू को कहाँ अब पालत है, हरहा गोरू को कहाँ अब पालत है। और लड़का कमजोरी से, लड़का दूध बिना कमजोरी से हालत हैं, लड़का दूध बिना कमजोरी से हालत हैं। और गौरैया अब छतन, गौरैया अब कहाँ छतन पे आवत हैं, गौरैया जो चिड़िया है, गौरैया अब कहाँ छतन पे आवत हैं। और जंगल भेख है खान चिड़ैया रोआवत हैं,
जंगल भेखै खान चिड़ैया रोआवत हैं, और रौद रूप माँ बरिखो अब डरवावत है। रौद रूप माँ बरिखा, बरसात जो है रौद रूप माँ बरिखो अब डरवावत है, और दुनिया के ले लील समझियो आवत है। दुनिया के ले लील समझियो आवत है, और ओ जोनों माँ छिद्र बड़ाब होइगा है। ओ जोनों के छेद बड़ाब होइगा है, प्रदूषण दुविधा माँ जीवन कईगा है। प्रदूषण दुविधा माँ जीवन कईगा है, और तापमान धरती के देखो बढ़िगा है। तापमान धरती के देखो बढ़िगा है, और महासागरन के जलस्तर चढ़िगा है। महासागरन के जलस्तर चढ़िगा है। अब ही मनई लौटे जौनी डगरी गवा, अब ही मनई लौटे समय है जी, अब ही मनई लौटे जौनी डगर गवा, और बिरजू भैया देखो सब कुछ बिगड़ गवा, और आस पास में जौन रहा सब उजर गवा। आस पास में जौन रहा सब उजर गवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बेहतरीन कुछ शब्दों में, कुछ लाइनों में सर ने पूरी पृथ्वी की समस्या को आपके सामने रखा है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम अपने पर्यावरण को समझें, इको फ्रेंडली हों, और पर्यावरण के रौद्र रूप से बचें, जो कि हमारे मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक इंसान के होने के नाते आप इनिशिएटिव लीजिए, अपने स्तर से जो कुछ भी हो सके जी बिल्कुल, छोटा बहुत आप करिए। विशेष रूप से पॉलीथीन का यूज आप कम कर सकते हैं, उसमें आप प्रयास करिए। तो हमारी बातें आपको उम्मीद है उपयोगी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। हमें पेंशन क्यों चाहिए, हमारे कर्मचारियों को और लोगों को क्यों पेंशन चाहिए, उसकी बात आपको समझ में आई होगी, और पर्यावरण का महत्व आपको समझ में आया होगा। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। इंटरव्यू या गुफ्तगू, मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी इस गुजारिश के साथ आपसे विदा लेता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक तक लोगों को सकारात्मकता के प्रचार में शेयर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, फिर जल्द ही एक नए शख्सियत के साथ मिलूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुफ्तगू में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।